Hello everyone, welcome back to Triple S. Myself Arshad Isaaq Chauhan and I am your computer faculty at Triple S. So हमारी लास्ट दो वीडियोस पे आपका जो रेस्पॉन्स मिला है, फीडबैक मिला है, दैट इज़ एब्सोल्युटली फिनोमिनल। और उसी डिमांड और ट्रस्ट को देखते हुए आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इस डेडिकेटेड एमसीक्यू सीरीज़ का सेशन 3। और ये सेशन पहले दो सेशन से जो है ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। उसका रीज़न ये है कि आज के इस सेशन में हम एक नया डायमेंशन ऐड करने जा रहे हैं। आज के इस सेशन से हम PYQs भी डिस्कस करेंगे जो कि हाल ही में JKSSB ने एग्ज़ाम कंडक्ट कराए हैं, जैसे हमारा जूनियर असिस्टेंट है या लेबोरेटरी अटेंडेंट है, सोशल फॉरेस्ट्री। जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं जो लेटेस्ट पैटर्न के ऊपर बेस्ड हैं, वो सारे PYQs भी हम साथ साथ में डिस्कस करेंगे। और उन्हीं PYQs के साथ में हम उनसे ही सिमिलर क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे, ताकि अगर उन कॉन्सेप्ट से आपको एग्ज़ाम में घुमा कर भी क्वेश्चन आए तो आप उन्हें इजीली हैंडल कर सकें। सो विदाउट delaying further, let's start with today's first question. क्वेश्चन नंबर 21। हम उसी क्वेश्चन नंबरिंग को जो है कंटिन्यू कर रहे हैं। पिछले दो सेशन में हमने 20 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं और आज का सेशन हमारा क्वेश्चन नंबर 21 से स्टार्ट हो रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 21 है, ये जूनियर असिस्टेंट एग्जाम के अंदर पूछा गया है। ठीक है, जूनियर असिस्टेंट एग्जाम के अंदर पूछा गया है। इस क्वेश्चन को आप पढ़िए और सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। चलिए, आपने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा, अब हम इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन है, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट कंसर्निंग कंप्यूटर मेमोरी एंड डेटा स्टोरेज फंडामेंटल्स। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है कंप्यूटर मेमोरी और डेटा स्टोरेज फंडामेंटल्स के रिलेटेड। ठीक है, इस तरह का मिलता जुलता क्वेश्चन, सिमिलर क्वेश्चन हमने लास्ट की किसी एक वीडियो में भी सॉल्व किया है। ठीक है, और ये क्वेश्चन जूनियर असिस्टेंट के एग्जाम के अंदर पूछा गया है, आप इसे चेक कर सकते हो जाके। तो चलिए हम इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पहली स्टेटमेंट है, रैम इज नॉन वोलाटाइल मेमोरी एंड रिटेन्स डेटा विदाउट पावर। कहता है रैम जो है वो नॉन वोलाटाइल मेमोरी है और उसके अंदर डेटा रिटेन रहता है पावर के बिना। तो ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। आप सभी जानते हैं, आप सबने पढ़ा है, बेसिक चीज है, रैम नॉन वोलाटाइल नहीं होती है, रैम वोलाटाइल मेमोरी होती है। अगर वोलाटाइल है तो इसके अंदर डेटा तब तक ही रहेगा जब तक कि उससे पावर सप्लाई मिलती रहे, है ना। वंस पावर जो है उससे ना मिले तो डेटा हमारा जो है रिटेन नहीं रहता है। तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। दूसरी स्टेटमेंट देखिए, रोम अलाउज बोथ रीड एंड राइट ऑपरेशन ड्यूरिंग नॉर्मल कंप्यूटर फंक्शनिंग। कहता है रोम जो है उसके अंदर रीड और राइट ऑपरेशन दोनों परफॉर्म हो सकते हैं कंप्यूटर जब नॉर्मली फंक्शन कर रहा हो। तो आपको पता है रोम की फुल फॉर्म ही है रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, इसमें कंप्यूटर की नॉर्मल फंक्शनिंग के टाइम हम नया डेटा राइट नहीं कर सकते। मतलब राइट का मतलब हो गया हम नया डेटा इसके अंदर सेव नहीं कर सकते, नया डेटा इसके अंदर नहीं रख सकते। तो ये स्टेटमेंट भी क्या है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट सी देखिए, कैश मेमोरी इज फास्टर देन मेन मेमोरी एंड स्टोर्स फ्रीक्वेंटली एक्सेस डेटा। कहते हैं कैश मेमोरी जो है मेन मेमोरी से फास्टर होती है। मेन मेमोरी का मतलब हो गया रैम। ठीक है, और रैम में भी कौन सी रैम, डायनामिक रैम। आपको पता है कैश मेमोरी जो है वो स्टैटिक रैम से बनी होती है। ठीक, और जो हमारी मेन मेमोरी है जिसे हम रैम कहते हैं वो किससे बनी होती है, डायनामिक रैम से बनी होती है। और ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। कैश मेमोरी जो है वो फास्टर होती है मेन मेमोरी से, और कैश मेमोरी के अंदर वो डेटा स्टोर रहता है जो डेटा सीपीयू बार बार एक्सेस करता है। इज इट क्लियर? तो स्टेटमेंट सी इज द करेक्ट स्टेटमेंट। स्टेटमेंट डी देखिए, सीपीयू डायरेक्टली एक्सेस सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस विदाउट इन्वॉल्विंग द मेन मेमोरी। कहते हैं सीपीयू जो है वो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस को डायरेक्टली एक्सेस कर सकता है मेन मेमोरी की इन्वॉल्वमेंट के बिना। तो ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। सीपीयू कभी भी सेकेंडरी स्टोरेज के साथ इंटरेक्ट नहीं करता। वो उसका रीजन क्या है, क्योंकि सीपीयू बहुत फास्ट होता है। ठीक है, तो वो डायरेक्ट कभी भी हार्ड डिस्क या एसएसडी सेकेंडरी स्टोरेज से इंटरेक्ट नहीं कर सकता। उससे सेकेंडरी स्टोरेज से इंटरेक्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है, पहले डेटा हमारा सेकेंडरी स्टोरेज से रैम के अंदर आता है। ठीक है, और रैम से फिर जो हमारा सीपीयू इंटरेक्ट करता है, रैम से डेटा को एक्सेस करता है। ठीक है, तो स्पीड को बैलेंस करने के लिए, सीपीयू की प्रोसेसिंग स्पीड को बैलेंस करने के लिए डेटा को रैम के अंदर आना पड़ता है। ठीक है, और रैम से जो है हमारा सीपीयू डेटा को एक्सेस करता है। ठीक है, तो इसलिए स्टेटमेंट सी इज द करेक्ट स्टेटमेंट।
चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। ये चीज़ें हमने क्लास में डिस्कस की हैं, जूनियर असिस्टेंट की क्लास में भी डिस्कस की थी, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की क्लास में भी हमने डिस्कस की है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे मैसेज कर रहे थे कि सर हमें दिखाओ आपके नोट्स या आपने कहाँ पढ़ा है ये सारी चीज़ें। तो ये यहाँ पे स्क्रीनशॉट है, कैश मेमोरी हमने डिस्कस किया है। मेमोरी दैट इज स्मॉलर एंड फास्टर देन रैम इज कॉल्ड कैश मेमोरी। यही स्टेटमेंट वहाँ पे भी पूछी हुई है अभी क्वेश्चन में पीछे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। इसी से सिमिलर क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन को पढ़िए और सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। चलिए, आपने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा, अब हम इसे पढ़ते हैं, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्टली describes the relationship between speed, capacity and cost within the computer memory hierarchy। कंप्यूटर मेमोरी हायरार्की के अंदर हमें करेक्ट रिलेशनशिप बताना है। ठीक है, कि किसके कौन कौन से पैरामीटर्स को देखते हुए स्पीड, कैपेसिटी और कॉस्ट, इन पैरामीटर्स को मद्देनजर रखते हुए हमें करेक्ट रिलेशनशिप बताना है किसके बीच में, कंप्यूटर मेमोरी हायरार्की के बीच में। तो सबसे पहले आप एक चीज को याद रखिए, सबसे पहले आपको एक चीज याद रखनी है, एक सिंपल रूल याद रखना है आपको कि हम सीपीयू के जितना पास जाएंगे मेमोरी हमारी जो है वो उतनी महंगी होती है, मतलब कि कॉस्ट पर बिट इंक्रीज हो जाती है और स्पीड जो है वो फास्ट हो जाती है, एक्सेस स्पीड फास्ट हो जाती है और मेमोरी का साइज जो है वो उतना ही छोटा होता जाएगा। क्या मतलब हुआ, मेमोरी हायरार्की में टॉप पे आता है हमारे रजिस्टर्स, उसके बाद हमारी कैश मेमोरी, उसके बाद हमारी मेन मेमोरी, उसके बाद हमारी आती है सेकेंडरी मेमोरी, है ना। तो जो ही हम सेकेंडरी मेमोरी से रजिस्टर्स की ओर जाएंगे, रजिस्टर्स हमारे सीपीयू में होते हैं ना, ठीक है, सीपीयू में होते हैं, तो जो ही हम सेकेंडरी मेमोरी से सीपीयू की ओर जाते हैं तो कॉस्ट पर बिट क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। इसका क्या मतलब हुआ कि सेकेंडरी मेमोरी को अगर हमें खरीदना होगा तो सेकेंडरी मेमोरी सस्ती होती है, ठीक है, रैम उससे थोड़ी सी महंगी होगी, कैश उससे महंगी और रजिस्टर्स जो है वो सबसे महंगे होते हैं। ठीक, तो जब भी हम सेकेंडरी मेमोरी से सीपीयू की ओर जाएंगे तो कॉस्ट पर बिट क्या होती है, इंक्रीज होती है और मेमोरी की एक्सेस स्पीड भी क्या हो जाती है, इंक्रीज होती है। ठीक, लेकिन साइज जो है मेमोरी का वो क्या होता है, स्लो होता है। आपको पता है, इसीलिए रजिस्टर्स को सबसे फास्टेस्ट मेमोरी कहा जाता है। कैश मेमोरी रजिस्टर से थोड़ी सी स्लो, मेन मेमोरी उससे स्लो, सेकेंडरी मेमोरी सबसे स्लो होती है। ठीक है, और आपको पता है सेकेंडरी मेमोरी का साइज सबसे बड़ा होता है, टेराबाइट्स में हो सकता है ना, गीगाबाइट। इसी तरह से मेन मेमोरी हमारी जीबीज में होती है, कैश हमारा एमबीज में होता है और जो रजिस्टर्स हैं वो उससे भी छोटे होते हैं। ठीक है, तो यही हमें रिलेशनशिप बताना है किसके बीच में, स्पीड, कैपेसिटी और कॉस्ट के बीच में। ठीक, इस क्वेश्चन के अंदर तो हम स्टेटमेंट बाई स्टेटमेंट पढ़ते हैं इसे, जो स्टेटमेंट देखते हैं कौन सी स्टेटमेंट करेक्टली इस चीज को डिस्क्राइब कर रही है। स्टेटमेंट ए है, moving down the hierarchy from registers to secondary storage results in faster access speed and lower cost per gigabyte। कहता है जब हम हायरार्की में, मेमोरी हायरार्की में रजिस्टर से सेकेंडरी मेमोरी की ओर आएंगे, रजिस्टर से सेकेंडरी मेमोरी की ओर आएंगे तो एक्सेस स्पीड क्या होगी, वो बढ़ जाती है और कॉस्ट पर बिट क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो ये गलत स्टेटमेंट है। जब हम रजिस्टर से सेकेंडरी मेमोरी की ओर आएंगे जो एक्सेस स्पीड है वो बढ़ती नहीं है, बल्कि क्या हो जाती है, स्लो हो जाती है। रजिस्टर्स फास्टेस्ट होते हैं, कैश मेमोरी उससे स्लो, मेन मेमोरी उससे स्लो, सेकेंडरी मेमोरी सबसे स्लो। ठीक है, कॉस्ट पर बिट तो कम होती है, ये कोई शक नहीं है इसमें, लेकिन जो एक्सेस स्पीड है वो क्या हो जाती है, स्लो होती है। तो इसलिए स्टेटमेंट क्या है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट बी देखिए, कैश मेमोरी प्रोवाइड्स ए लार्जर स्टोरेज कैपेसिटी देन मेन मेमोरी व्हाइल मेंटेनिंग फास्टर डेटा एक्सेस स्पीड। कहता है कैश मेमोरी जो है उसकी स्टोरेज कैपेसिटी मेन मेमोरी से क्या होती है, ज्यादा होती है। अभी हमने डिस्कस किया मेन मेमोरी की जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो कैश मेमोरी से ज्यादा होती है, ना कि कैश मेमोरी की मेन मेमोरी से। मेन मेमोरी जीबीज में होती है, कैश मेमोरी एमबीज में होती है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी क्या है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट सी देखिए, एज यू मूव अप द हायरार्की क्लोजर टू द सीपीयू मेमोरी बिकम्स सिग्निफिकेंटली फास्टर, मोर एक्सपेंसिव पर बिट एंड स्मॉलर इन टोटल कैपेसिटी। कहता है जब हम सीपीयू की ओर बढ़ते हैं, दैट मीन्स रजिस्टर्स की ओर बढ़ते हैं मेमोरी हायरार्की में, सेकेंडरी मेमोरी से अगर हम रजिस्टर्स की ओर बढ़ेंगे, नीचे से ऊपर की ओर बढ़ेंगे, तो मेमोरी जो है क्या होता है, सिग्निफिकेंटली फास्टर होती है,
बिल्कुल सही बात है। सेकेंडरी मेमोरी से फास्टर होती है मेन मेमोरी से फास्टर होता है हमारे कैश मेमोरी, और रजिस्टर्स हमारे सबसे फास्टेस्ट होते हैं। तो उसके बाद मोर एक्सपेंसिव पर बिट, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। सेकेंडरी मेमोरी की जो कॉस्ट है वो मेन मेमोरी से कम होती है, कैश मेमोरी की मेन मेमोरी से ज़्यादा होती है, रजिस्टर्स की कॉस्ट सबसे ज़्यादा होती है, और कैपेसिटी भी क्या हो जाती है, डिक्रीज होती है जब हम सेकेंडरी मेमोरी से सीपीयू की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि सेकेंडरी मेमोरी टेराबाइट्स में हो सकती है, मेन मेमोरी जीबीज में होती है, कैश मेमोरी एमबीज में, और रजिस्टर उससे भी छोटे साइज में। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट सी। स्टेटमेंट डी कहती है secondary storage devices offer the fastest access time because they hold the largest volume of data permanently। इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। सेकेंडरी स्टोरेज सबसे स्लो होती है, सबसे फास्टेस्ट नहीं होती। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। ये क्वेश्चन भी जूनियर असिस्टेंट एग्जाम के अंदर पूछा है, जूनियर असिस्टेंट 26 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को पढ़िए और सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। चलिए, आपने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा, अब हम इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब देखिए, क्वेश्चन है ए कंप्यूटर हैज ए क्वाड कोर सीपीयू विद ए 2.4 गीगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी, 16 GB रैम एंड 1 TB SSD। एक सिस्टम है जिसके अंदर 4 कोर हैं। सीपीयू में कितने कोर हैं? सीपीयू के अंदर 4 कोर्स हैं। ठीक है, फ्रीक्वेंसी है 2.4 गीगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, इसी के साथ में 16 GB की रैम है, और SSD है 1 TB की SSD। ये चारों स्पेसिफिकेशन देख के ऐसा लगता है कि हार्डवेयर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, बहुत पावरफुल सिस्टम है ये। ठीक है, सीपीयू में 4 कोर है, मतलब 4 ब्रेन है, 4 मिनी सीपीयूज हैं। ठीक है, जितने ज्यादा कोर्स होते हैं सीपीयू में, उतने ज्यादा सीपीयू की परफॉर्मेंस क्या होती है, अच्छी होती है। और SSD इसकी जो सेकेंडरी स्टोरेज है वो भी 1 टेराबाइट की है, 2.4 गीगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है। दैट मीन्स कि ये सीपीयू 2.4 बिलियन कैलकुलेशंस पर सेकंड परफॉर्म कर सकता है, और 16 GB की रैम है। ठीक है, अब उसके बाद देखिए, ए प्रोग्राम दैट यूजेस मेनी थ्रेड्स एंड परफॉर्म्स फ्रीक्वेंट डिस्क ऑपरेशंस इज रनिंग वेरी स्लोली एंड समटाइम क्रैशेस, व्हाट इज द मोस्ट लाइकली कॉज। कहते हैं एक प्रोग्राम जो बहुत सारे थ्रेड्स का यूज कर रहा है, ठीक, और फ्रीक्वेंट डिस्क ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, मतलब फ्रीक्वेंटली इसका यूज कर रहा है, सेकेंडरी स्टोरेज का यूज कर रहा है। ठीक, तो वो उससे क्या हो रहा है, सिस्टम जो है वो स्लो हो रहा है और कभी कभी क्रैश हो रहा है। तो इस सारे का कारण क्या हो सकता है? अब देखिए, इस क्वेश्चन में हमने देखा सिस्टम का हार्डवेयर तो बहुत सॉलिड है, क्योंकि क्वाड कोर सीपीयू है इसका, 16 GB की रैम है, 1 TB का SSD है, 2.4 गीगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है, तो हार्डवेयर बहुत सॉलिड है। ठीक है, अगर इतना भारी कंप्यूटर भी स्लो चल रहा है, ठीक है, और क्रैश हो रहा है, तो इसका मतलब है कि हार्डवेयर में कोई भी दिक्कत नहीं है। दिक्कत कहाँ पे है? सॉफ्टवेयर के अंदर कोई दिक्कत है। ठीक है, प्रोग्राम सही से, इसका मतलब प्रोग्राम सही से थ्रेड्स को मैनेज नहीं कर पा रहा है, जिसे हम इनएफिशिएंट मल्टी थ्रेडिंग कहते हैं, और बिना वजह जो है पूरी रैम फुल कर रहा है, बिना वजह पूरी रैम का यूज कर रहा है। ठीक है, हाई मेमोरी का यूसेज कर रहा है, जिससे सिस्टम हमारा क्या हो रहा है, क्रैश हो रहा है। ठीक है, तो इसका जो सबसे मोस्ट लाइकली कॉज है वो क्या होगा? इनएफिशिएंट मल्टी थ्रेडिंग। ठीक है, इनएफिशिएंट सीपीयू कोर परफॉर्मेंस, ये तो नहीं हो सकता इसका मेन काज, क्योंकि कोर तो हमारे पास ऑलरेडी 4 कोर हैं, और 4 कोर जो हैं वो कम प्रोसेसर को कमजोर नहीं करते। ठीक है, 4 कोर वाला प्रोसेसर वीक नहीं होता है, मल्टीटास्किंग आराम से हैंडल कर सकता है 4 कोर वाला सीपीयू। ठीक है, तीसरा है लार्ज एसएसडी कॉजिंग स्लो डिस्क ऑपरेशन। ठीक है, एसएसडी का साइज 1 TB है, इससे जो डिस्क ऑपरेशन है वो स्लो नहीं होता। ठीक है, बल्कि और फास्ट चलता है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी नहीं हो सकती। इसका आंसर डी है, स्लो प्रोसेसर फ्रीक्वेंसी। प्रोसेसर की फ्रीक्वेंसी तो 2.4 गीगाहर्ट्ज की है, स्लो कहाँ है? 2.4 बिलियन कैलकुलेशंस पर सेकंड परफॉर्म कर रहा है सिस्टम, इससे सिस्टम हमारा क्रैश नहीं हो सकता। सिस्टम क्रैश होने का एक ही कारण है, वो क्या है? इनएफिशिएंट मल्टी थ्रेडिंग। ठीक है, और हाई मेमोरी यूसेज। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर।
चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी से एक मिलता जुलता क्वेश्चन, सिमिलर क्वेश्चन है, इसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। चलिए, आपने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा, अब हम इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन है, ए कंप्यूटर हैज एन ओक्टा कोर CPU with a 3.8 GHz frequency, 8 GB RAM, 512 GB SSD। ठीक। ए यूजर इज रेंडरिंग ए हाई डेफिनेशन 4K वीडियो while रनिंग मल्टीपल बैकग्राउंड एप्लीकेशन। एक यूजर है जो कि 4K वीडियो चला रहा है, रेंडर कर रहा है, और इसी के साथ साथ में उसने बैकग्राउंड में बहुत सारी एप्लीकेशंस को, बहुत सारे सॉफ्टवेयर को ओपन कर रखा है। अब वो जो रेंडरिंग प्रोसेस है, वीडियो जो है वो क्या हो रही है, लैग हो रही है, रेंडरिंग प्रोसेस बहुत स्लगिश हो रहा है। ठीक। और सिस्टम फ्रीक्वेंटली जो है रुक रहा है, फ्रीज हो रहा है, और आउट ऑफ मेमोरी एरर्स को दिखा रहा है। तो इसके पीछे का कारण क्या हो सकता है? ठीक है, अब सबसे पहले एक बात याद रखिए, क्वेश्चन में लिखा है आउट ऑफ मेमोरी एरर। ठीक है, एक बड़ा क्लू हमें दिया गया है। तो 4K वीडियो रेंडर करना और साथ में बैकग्राउंड एप्स चलाना बहुत हैवी काम होता है। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी 4K वीडियो की क्वालिटी, रेजोल्यूशन उसका बहुत ज़्यादा है, और इसी के साथ साथ में हम बैकग्राउंड एप्लीकेशन भी चला रहे हैं। ठीक है, तो ये बहुत हैवी काम है। इसके लिए 8 GB रैम जो है वो सफिशिएंट नहीं होगी। ठीक है, तो जब रैम हमारी फुल हो जाती है तो कंप्यूटर क्या करता है, फिर सिस्टम हमारा क्या करेगा, हार्ड डिस्क या SSD का कुछ हिस्सा जो है एज ए वर्चुअल मेमोरी जो है की तरह यूज करता है। ठीक है, जिसे हम पेजिंग कहते हैं। ठीक। और एक बात को याद रखिए, SSD कितनी भी फास्ट हो लेकिन रैम का मुकाबला नहीं कर सकती। ठीक है, रैम जो है SSD से फास्ट होती है, रैम मेन मेमोरी है तो SSD से फास्ट होती है। दो सिस्टम जो है हमारा SSD का कुछ पार्ट को एज ए रैम यूज करे, लेकिन उन दोनों की स्पीड में जो है वो क्या होगा, डिफरेंस होता है। ठीक है, रैम फास्ट होती है, SSD जो है स्लो होती है। अब इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से सिस्टम हमारा स्लगिश हो जाएगा, और स्लगिश होने के बाद क्या हो जाएगा, फ्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो पहला ऑप्शन क्या है, स्लो SSD रीड राइट ऑपरेशंस ड्यूरिंग द फाइल एक्सपोर्ट। ठीक, तो SSD स्लो होने से सिर्फ फाइल क्या होगी, हमारी फाइल हमारी लेट सेव होगी। ठीक है, लेकिन सिस्टम आउट ऑफ मेमोरी एरर नहीं दिखाएगा। ठीक है, 512 GB की SSD हमारे पास ऑलरेडी है। ठीक है, उसके वजह से सिस्टम हमारा जो है वो क्या आउट ऑफ मेमोरी एरर नहीं दिखाता है। ठीक है, हालांकि फाइल जो है हमारी लेट सेव होगी, कोई बात मसला नहीं है, लेकिन आउट ऑफ मेमोरी एरर शो नहीं करेगा। तो ये स्टेटमेंट इसका कॉज नहीं हो सकती। दूसरा स्टेटमेंट है इनसफिशिएंट रैम कैपेसिटी कॉजिंग हैवी यूज ऑफ वर्चुअल मेमोरी पेजिंग। ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है, अब दोनों चीजें एक साथ हो रही है, 4K वीडियो भी चल रही है, वो भी रेंडर हो रही है, और साथ में बहुत सारी बैकग्राउंड एप्लीकेशंस भी चल रही है। तो उसकी वजह से क्या होगा, उसकी वजह से हमारा रैम जो है वो पूरा का पूरा यूज हो जाएगा। जब रैम फुल हो जाएगी तो सिस्टम क्या करेगा, वो SSD को एज ए रैम यूज करेगा। ठीक है, एज ए वर्चुअल मेमोरी यूज करेगा। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होगा, हमारा सिस्टम फ्रीज हो जाएगा और फिर आउट ऑफ मेमोरी एरर को थ्रो करेगा। सो स्टेटमेंट बी इज द करेक्ट स्टेटमेंट। स्टेटमेंट सी क्या है, लो CPU क्लॉक स्पीड हैंडलिंग द रेंडरिंग थ्रेड्स। CPU की स्पीड तो लो है ही नहीं, 3.8 गीगाहर्ट्ज ओक्टा कोर CPU है, ये बहुत सुपर पावरफुल CPU होता है, वो लो नहीं है। ठीक है, ये कॉज नहीं है इसका। चौथी स्टेटमेंट है टू मेनी CPU कोर्स कॉजिंग थ्रेड शेड्यूलिंग कॉन्फ्लिक्ट्स। ज्यादा कोर होना से कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता है, ज्यादा कोर होने के फायदे होते हैं सिस्टम में। ठीक है, इससे कोई कॉन्फ्लिक्ट या कोई एरर नहीं आता है। सो स्टेटमेंट बी इज द राइट आंसर। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। ये क्वेश्चन भी जूनियर असिस्टेंट में पूछा गया क्वेश्चन है, अप्रैल में जो आपका एग्जाम हुआ, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर क्लासिफिकेशन के ऊपर क्वेश्चन है। इसे पढ़िए और सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। चलिए, आपने पढ़ लिया होगा, अब हम इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली क्लासिफाइज हार्डवेयर एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्टली क्लासिफाई कर रही है हार्डवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर को। तो पहला ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन है डिवाइस ड्राइवर हार्डवेयर है और कीबोर्ड क्या है, सॉफ्टवेयर। तो गलत स्टेटमेंट है, उल्टा लिखा हुआ है। डिवाइस ड्राइवर हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है और कीबोर्ड हमारा हार्डवेयर होता है, तो ये स्टेटमेंट नहीं होगी। दूसरी स्टेटमेंट देखिए, दूसरा ऑप्शन कंपाइलर
हार्डवेयर है, रैम सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ये भी गलत स्टेटमेंट है। कंपाइलर हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, रैम हमारा इंटरनल हार्डवेयर होता है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट भी गलत स्टेटमेंट है। सी क्वेश्चन को देखिए, ऑप्शन को, सॉरी। सीपीयू इज हार्डवेयर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम इज सिस्टम सॉफ्टवेयर, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। सीपीयू हार्डवेयर है और ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर है। डी स्टेटमेंट है या डी ऑप्शन, एडोब स्कैन इज हार्डवेयर एंड मॉनिटर सिस्टम सॉफ्टवेयर, ये भी गलत है। एडोब स्कैन हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, ठीक, और मॉनिटर हमारा हार्डवेयर होता है, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए, ये चीज़ें हमने डिस्कस की हुई हैं जूनियर असिस्टेंट के एग्ज़ाम के अंदर भी और बाकी एग्ज़ाम के अंदर भी, ठीक है। वेट ए मिनट। हाँ जी, तो ये चीज़ें हमने क्लास में डिस्कस की हुई हैं, जूनियर असिस्टेंट की क्लास में भी डिस्कस की हुई थी ये सारी चीज़ें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। ये भी जूनियर असिस्टेंट एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन को पढ़िए और सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। चलिए, आपने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा, अब हम इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये क्वेश्चन जो है ये डेडलॉक के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। डेडलॉक से पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन को पढ़ने से पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बता देता हूँ यहाँ पे कि डेडलॉक होता क्या है, ठीक है। डेडलॉक का मतलब है कि मान लीजिए दो लोग हैं, ठीक है, वो एक टाइट ब्रिज से जो है टाइट ब्रिज पर आमने सामने आ गए, ठीक है। एक ब्रिज है जो कि बहुत टाइट है, उसके ऊपर आमने सामने आ गए, ठीक है। अब ना ही कोई पीछे हट रहा है, ना ही कोई आगे बढ़ पा रहा है, दोनों ब्लॉक हो गए, ठीक है। इसी चीज को हम क्या कहेंगे, डेडलॉक। अब कंप्यूटर की लैंग्वेज में टेक्निकली डेडलॉक होता है कि जब दो या दो से ज्यादा प्रोसेसेस एक दूसरे की रिसोर्सेज का वेट कर रहे होते हैं, ठीक है, लेकिन दोनों में से कोई भी प्रोसेस जो है रिसोर्स को छोड़ता नहीं है, ठीक। तो सिस्टम क्या हो जाता है, डेडलॉक के अंदर आ जाता है, वो साइकिल जो है वो रुक जाता है, ठीक है। मान लीजिए एक प्रोसेस हमारे पास यहाँ पे P1 है, दूसरा प्रोसेस हमारे पास P2 है। इस प्रोसेस के पास जो है मेमोरी है, इस प्रोसेस के पास CPU है, ठीक है। अब प्रोसेस 1 को कंप्लीट होने के लिए CPU की जरूरत है और प्रोसेस 2 को कंप्लीट होने के लिए किसकी जरूरत है, मेमोरी की जरूरत है। लेकिन इन दोनों में से कोई भी छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, ना ही प्रोसेस 1 मेमोरी दे रहा है, ना ही प्रोसेस 2 CPU दे रहा है। अब हो गया क्या, इससे जो ये साइकिल है ये एक लूप में चलते रहेंगे सारी चीजें, ठीक है, एक डेडलॉक आ जाएगा, ठीक। तो दोनों प्रोसेस जो है कंप्लीट नहीं होंगे, इसी को हम कहते हैं डेडलॉक। तो इसी चीज को रिकवर करने के लिए हमसे पूछा गया है कौन सा वैलिड मेथड होगा, ठीक है। क्वेश्चन है, इन ए सिस्टम विद मल्टीपल प्रोसेसेस एंड रिसोर्स टाइप्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैलिड मेथड टू रिकवर फ्रॉम ए डेडलॉक। एक सिस्टम है जिसमें बहुत सारे प्रोसेस चल रहे हैं, ठीक है, बहुत सारी रिसोर्सेज भी हैं, तो इनमें से कौन सा वैलिड मेथड होगा डेडलॉक से रिकवर करने का, ठीक है। तो डेडलॉक से रिकवर करने के लिए हमारे पास होते हैं बहुत सारे मेथड, ठीक है। एक होता है कि डेडलॉक को हम अवॉइड कर दें, इग्नोर कर दें। दूसरा आता है हमारे पास मेथड प्रीएम्प्ट कर देना, रिसोर्स को फोर्सफुली प्रीएम्प्ट करना, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है डिक्रीजिंग द सीपीयू प्रायोरिटी ऑफ ऑल प्रोसेस, कहता है कि सीपीयू की प्रायोरिटी को डिक्रीज कर देंगे सारे प्रोसेस के लिए, ठीक है। प्रायोरिटी कम करने से या ज्यादा करने से डेडलॉक नहीं टूटेगा, ठीक है, क्योंकि जब तक कोई रिसोर्स खाली नहीं होगा कोई आगे नहीं बढ़ सकता, कोई भी प्रोसेस आगे नहीं बढ़ सकता। तो प्रायोरिटी अगर हम इंक्रीज कर भी लें सीपीयू की, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन इसका वैलिड रीजन नहीं हो सकता। दूसरा ऑप्शन है preempt resources from one process and allocate to another, this is the valid action जिससे हम डेडलॉक से रिकवर कर सकते हैं, ठीक है। अब डेडलॉक की कंडीशन क्या होती है कि नो प्रीएम्पशन, डेडलॉक की एक कंडीशन है जिससे डेडलॉक होता है, वो कंडीशन होती है नो प्रीएम्पशन। नो प्रीएम्पशन ये एक कंडीशन है जिससे डेडलॉक होता है कि हम किसी भी प्रोसेस से उसकी रिसोर्स ना छीने, ठीक, इस चीज को कहते हैं नो प्रीएम्पशन। तो ये एक कंडीशन है, नेसेसरी कंडीशन किसकी, डेडलॉक की। तो इसको रिकवर करने के लिए, डेडलॉक से रिकवर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फिर हमें फोर्सफुली प्रीएम्प्ट करना पड़ेगा रिसोर्सेज को, फोर्सफुली रिसोर्सेज को छीनना पड़ेगा किसी एक प्रोसेस से, तब जाके मसला हल होगा ना, ठीक है। जैसे मैंने आपको अभी एग्जांपल दी थी कि अगर दो लोग पुल, एक टाइट पुल के ऊपर आमने सामने हैं, ना ही एक पीछे हट रहा है ना ही दूसरा पीछे हट रहा है, तो क्या होगा, उस चीज को
दूर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? फिर उसको करना पड़ेगा एक काम कि कोई तीसरा बंदा आएगा, वो किसी एक बंदे को जबरदस्ती पीछे करके ले जाएगा, है ना, फोर्सफुली उसे प्रिएम्प्ट करेगा, पीछे करेगा, तो तब जाके दूसरे बंदे को रास्ता मिलेगा। यही चीज यहाँ पे भी है। तो जो डेडलॉक की कंडीशन होती है, एक होती है म्यूचुअल एक्सक्लूजन, दूसरी जो होती है नो प्रियम्पशन। ठीक है, तो हम अगर जब तक किसी प्रोसेस से फोर्सफुली जो है रिसोर्स नहीं छीन सकते, ठीक है, नहीं छीनेंगे तो हमारा सिस्टम डेडलॉक के अंदर ही रहेगा। तो डेडलॉक से रिकवर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? रिसोर्स को छीनना पड़ेगा। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी अभी P1 और P2 प्रोसेस की, ठीक है, इसके पास थी मेमोरी, इसके पास था CPU, ठीक है। अब जब तक हम इससे P1 से मेमोरी को फोर्सफुली छीन के P2 को नहीं देंगे, तब तक डेडलॉक से रिकवर नहीं होगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा? प्रियम्पशन करनी पड़ेगी इसकी, मेमोरी की। मेमोरी को छीन कर P2 को देंगे, P2 अपना प्रोसेस कंप्लीट करेगा, फिर वो CPU को लीव करेगा, वो CPU जो है ऑटोमेटिकली किसको मिल जाएगा? P1 को मिल जाएगा। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। प्रियम्प्ट रिसोर्सेज फ्रॉम वन प्रोसेस एंड एलोकेट टू अनदर। तीसरा ऑप्शन है इंक्रीज द प्रायोरिटी ऑफ ऑल प्रोसेस इन द डेडलॉक। प्रायोरिटी इंक्रीज या डिक्रीज करने से डेडलॉक पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, डेडलॉक जो है वो उससे रिजॉल्व नहीं हो सकता। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। ये चीज़ भी हमने क्लास में डिस्कस की है, ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रोसेस मैनेजमेंट के अंदर नेसेसरी कंडीशन फॉर डेडलॉक, ठीक है, मेथड्स ऑफ हैंडलिंग डेडलॉक, ये हमने चीज़ें सारी डिस्कस की हुई है। या आप जाके चेक कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं, जूनियर असिस्टेंट में भी हमने डिस्कस की हुई थी ये सारी चीज़ें। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 की ओर बढ़ते हैं। इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन है, एक डेडलॉक के ऊपर बेस्ड है, थोड़ा सा सिनेरियो बेस्ड है, प्रैक्टिकल बेस्ड है। इसे पढ़िए और सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। चलिए आपने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा, अब हम इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन है ए मल्टी थ्रेडेड डेटाबेस एप्लीकेशन रनिंग ऑन एन ओक्टा कोर सर्वर हैज इंटर्ड ए डेडलॉक। एक डेटाबेस एप्लीकेशन है जिसके अंदर बहुत सारे थ्रेड्स का यूज हो रहा है, ठीक है। थ्रेड्स का मतलब होता है प्रोसेस का, एक प्रोग्राम का छोटा सा पार्ट, प्रोसेस का छोटा सा पार्ट, ठीक है। ओक्टा कोर सर्वर पे रन हो रहा है, वो क्या हुआ है? डेडलॉक के अंदर चला गया सिस्टम, ठीक है, एक है वो एप्लीकेशन डेडलॉक के अंदर चली गई। क्यों? क्योंकि थ्रेड ए holds a lock on database row and is waiting for a memory buffer, while thread B holds the memory buffer and is waiting for the same database row. Which of the following actions will sufficiently resolve this deadlock? अब इस डेटाबेस एप्लीकेशन में एक थ्रेड ए है, दूसरा थ्रेड बी है। थ्रेड ए के पास क्या है? डेटाबेस है, और थ्रेड बी के पास क्या है? मेमोरी बफर है, ठीक है। थ्रेड ए ने डेटाबेस रो को होल्ड कर रखा है, थ्रेड बी ने मेमोरी बफर को होल्ड कर रखा है। अब थ्रेड ए को कंप्लीट करने के लिए मेमोरी बफर की जरूरत है, और थ्रेड बी को कंप्लीट होने के लिए डेटाबेस रो की जरूरत है, लेकिन ना ही थ्रेड ए डेटाबेस रो दे रहा है और ना ही थ्रेड बी मेमोरी बफर दे रहा है। तो इससे क्या हो गया है? सिस्टम डेडलॉक के अंदर चला गया। अब इस चीज को रिजॉल्व करने के लिए क्या सबसे लाइकली कॉज हो सकता है? तो इस चीज को रिजॉल्व करने के लिए क्या कॉज हो सकता है, क्या एक्शन हो सकता है? या तो थ्रेड ए डेटाबेस रो इसको दे दे, या थ्रेड बी जो है वो मेमोरी बफर इसको दे दे थ्रेड ए को, है ना। तो तब जाके सिस्टम हमारा डेडलॉक से रिकवर होगा। तो यही हमें बताना है। अब हम इस स्टेटमेंट्स को पढ़ते हैं, देखते हैं कौन सी स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब कर रही है, बेस्ट एक्शन हमें बता रही है जिससे हम डेडलॉक से रिकवर कर सकें। ऑप्शन ए है एलोकेटिंग एन एडिशनल 16 GB ऑफ रैम टू द सिस्टम टू इंक्रीज ओवरऑल स्टोरेज कैपेसिटी, ठीक है। अब देखिए, अगर हम रैम को एक्सपेंड भी कर दें, उससे जो मेमोरी बफर है उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जो पर्टिकुलर मेमोरी बफर उसको चाहिए, थ्रेड ए को जो पर्टिकुलर मेमोरी बफर चाहिए, वो मेमोरी बफर एक्सपेंड नहीं होगा रैम को एक्सपेंड करने से, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट क्या है? इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक। दूसरी स्टेटमेंट देखिए, अपग्रेडिंग द सर्वर सीपीयू टू ए हायर क्लॉक स्पीड टू स्पीड अप थ्रेड एग्जीक्यूशन, ठीक है। अगर हम सीपीयू के सर्वर को अपग्रेड करेंगे, ठीक है, हायर क्लॉक स्पीड पे, उसे हम हायर फ्रीक्वेंसी दे देंगे, ठीक है, उससे थ्रेड की एग्जीक्यूशन फास्ट हो जाएगी, लेकिन डेडलॉक से रिकवर नहीं होगा, ठीक है। उससे डेडलॉक होने के चांसेस ज्यादा बढ़ेंगे,
ठीक है। तीसरा ऑप्शन है फोर्सफुली प्रीएम्प्टिंग द मेमोरी बफर फ्रॉम थ्रेड बी एंड एलोकेटिंग इट टू थ्रेड ए। दिस इज द करेक्ट वैलिड एक्शन। हमें क्या करना पड़ेगा, फोर्सफुली थ्रेड बी से हम मेमोरी बफर को छीनेंगे, प्रीएम्प्ट करेंगे और उसे थ्रेड ए को दे देंगे। ठीक है, तो थ्रेड ए को जब मेमोरी बफर मिलेगा, थ्रेड ए अपना प्रोसेस कंप्लीट करेगा। ठीक है, वो उसकी एग्जीक्यूशन कंप्लीट होगी। कंप्लीट होने के बाद वो ऑटोमेटिकली डेटाबेस को लीव कर देगा और डेटाबेस जो है फिर किसको मिल जाएगा, थ्रेड बी को मिल जाएगा। ठीक है। चौथा ऑप्शन है इंक्रीजिंग द ऑपरेटिंग सिस्टम एग्जीक्यूशन प्रायोरिटी ऑफ बोथ थ्रेड ए एंड थ्रेड बी। तो प्रायोरिटी इंक्रीज करने से भी मैंने आपको भी पहले बताया कि उससे भी कोई डेडलॉक पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, डेडलॉक रिजॉल्व नहीं होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। ये भी जूनियर असिस्टेंट एग्जाम के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है, एमएस वर्ड का क्वेश्चन है। इसे पढ़िए और सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट एमएस वर्ड। एमएस वर्ड के बारे में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, हमें नॉट करेक्ट बताना है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। पहली स्टेटमेंट है, वेट ए मिनट, पहली स्टेटमेंट है ए कंटेंट कंट्रोल कैन रेस्ट्रिक्ट एडिटिंग इन ए डॉक्यूमेंट हाउएवर कैन नॉट इन्फोर्स डेटा वैलिडेशन। ठीक है, कहता है कंटेंट कंट्रोल्स जैसे फॉर्म में डेट ब्लॉक या ड्रॉप डाउन डेटा वैलिडेशन कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा है कैन नॉट इन्फोर्स डेटा वैलिडेशन, लेकिन डेटा वैलिडेशन कर सकता है कंटेंट कंट्रोल। ठीक है, अगर मान लीजिए अगर कोई डेट बॉक्स है तो वो यूजर को सिर्फ सही डेट इंटर करने पर ही अलाउ करेगा। ठीक है, तो इस स्टेटमेंट में लिखा है कैन नॉट इन्फोर्स डेटा वैलिडेशन, इसलिए ये बात बिल्कुल झूठ है और हमारा सही आंसर जो है वो यही ए है। ठीक है, ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। चलिए हम पहले जो है बाकी स्टेटमेंट को भी देख लेते हैं। बाकी स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट बी है यू कैन अप्लाई डिफरेंट फर्स्ट लाइन इंडेंट्स एंड हैंगिंग इंडेंट्स टू डिफरेंट पैराग्राफ्स विद इन द सेम स्टाइल। ठीक है, हम एक ही स्टाइल के अंदर अलग अलग पैराग्राफ्स के मार्जिन इंडेंट अलग रख सकते हैं। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ठीक है, ये स्टेटमेंट करेक्ट इनकरेक्ट है, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट। स्टेटमेंट सी देखिए, द नेविगेशन पैन अलाउज सर्चिंग बाय हेडिंग्स पेजेस आर रिजल्ट्स बट कैन नॉट डिस्प्ले डायरेक्टली डिस्प्ले कमेंट्स। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। जो हमारा एमएस वर्ड के अंदर नेविगेशन पैन होता है उससे हम हेडिंग्स पेजेस और टेक्स्ट ढूंढना चाहता है। ठीक है, पर कमेंट्स वहां डायरेक्ट हमें नहीं दिखते। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट। ऑप्शन डी है इन ट्रैक चेंजेस एक्सेप्टिंग ए चेंज परमानेंटली रिमूव्स द ऑथर्स मेटा डेटा एसोसिएटेड विद दैट चेंज। ट्रैक चेंजेस में जब किसी चेंज को एक्सेप्ट कर लेते हैं हम एमएस वर्ड के अंदर, तो किसने और कब चेंज किया था वो मेटा डेटा रिमूव हो जाता है। ठीक है, इज इट क्लियर, और टेक्स्ट जो है हमारा फाइनल हो जाता है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो ए है, कंटेंट कंट्रोल हमारा डेवलपर टैब के अंदर होता है। डेवलपर टैब मोस्ट ऑफ द एमएस वर्ड एप्लीकेशन में सामने नहीं दिखता है, उसे आप जो है टैब्स के आगे जाके मोर में कस्टमाइज टैब्स का ऑप्शन आता है, वहां से आप उसे ऐड कर सकते हो। उसमें एक ऑप्शन होता है हमारा कंटेंट कंट्रोल। तो कंटेंट कंट्रोल जो है उससे हम डॉक्यूमेंट की एडिटिंग को रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और साथ साथ में डेटा की वैलिडेशन भी होती है उससे। ठीक है, यहाँ पे लिखा है कैन नॉट इन्फोर्स डेटा वैलिडेशन, तो ये स्टेटमेंट गलत है। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 की ओर बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट एमएस वर्ड। क्वेश्चन को पढ़िए और सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। इसमें भी हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है, नॉट करेक्ट। ठीक है, तो इस चीज का आपको बखूबी ध्यान रखना है एग्जाम के अंदर भी कि हमसे इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछी है या फिर करेक्ट स्टेटमेंट पूछी है। ठीक, चलिए आपने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा, अब हम इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पहला ऑप्शन है यू कैन यूज फॉर्मेट पेंटर tool to quickly copy the text formatting from one location and apply it to multiple other sections of text। कहता है कि हम फॉर्मेट पेंटर टूल का यूज करते हैं किसके लिए, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग को कॉपी करने के लिए एक लोकेशन से, और फिर उसे हम मल्टीपल
लोकेशंस के ऊपर पेस्ट कर सकते हैं, लगा सकते हैं। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये, ठीक है, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। फॉर्मेट मेटर का यही काम होता है कि हम फॉर्मेटिंग को कॉपी करके दूसरी जगह लगा सकते हैं, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट बी देखिए, अप्लाइंग ए पेज ब्रेक इंस्टेंटली फोर्सेस द टेक्स्ट दैट फॉलोज इट टू स्टार्ट ऑन ए ब्रांड न्यू पेज। ठीक, बिल्कुल सही बात है। जब हम वर्ड के अंदर, एमएस वर्ड के अंदर किसी भी जगह पे पेज ब्रेक लगाएंगे तो उसके बाद का जो टेक्स्ट होता है वो नए पेज से स्टार्ट हो जाता है। ये मान लीजिए हमारे पास ये टेक्स्ट है, यहाँ पे हमने पेज ब्रेक लगाई तो इसके बाद का जो टेक्स्ट है वो नए पेज पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट सी देखिए, प्रेसिंग द स्टैंडर्ड शॉर्टकट कंट्रोल प्लस जेड विल परमानेंटली डिलीट द एंटायर डॉक्यूमेंट एंड दिस एक्शन कैन नॉट बी रिकवर्ड। कहता है कि कंट्रोल प्लस जेड का यूज करके पूरा डॉक्यूमेंट जो है उसे हम परमानेंटली डिलीट कर सकते हैं और इस एक्शन को रिकवर नहीं कर सकते। तो ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। आप सबको पता है कंट्रोल प्लस जेड का यूज किसके लिए होता है? अनडू का शॉर्टकट है जो गलती सुधारने के लिए एकदम पीछे ले जाता है। ठीक है, और यहाँ पे कह रहा है कि परमानेंट डिलीट कर देगा, जो कि बिल्कुल गलत है। ठीक, तो ये स्टेटमेंट क्या है? इनकरेक्ट स्टेटमेंट। चौथी स्टेटमेंट देखिए, यू कैन इंसर्ट ए हेडर और फुटर दैट ऑटोमेटिकली डिस्प्लेज द करंट पेज नंबर ऑन एवरी पेज ऑफ योर डॉक्यूमेंट। ये भी बिल्कुल सही बात है। हेडर फुटर में ऑटोमेटिक पेज नंबर सेटअप करने का ऑप्शन होता है जो हर पेज पर ऑटो अपडेट होता रहता है। सो ये स्टेटमेंट भी सही है। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। हमसे नॉट करेक्ट पूछा था तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये भी जूनियर असिस्टेंट एग्जाम के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन को पढ़िए और सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। चलिए आपने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा, अब हम इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट एमएस वर्ड। एमएस वर्ड के बारे में हमें करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। ठीक है, तो चलिए पहली स्टेटमेंट है, यूजिंग सेक्शन ब्रेक्स अलाउज डिफरेंट हेडर्स एंड फुटर्स इन द सेम डॉक्यूमेंट। ठीक है, बी स्टेटमेंट है, यूजिंग पेज ब्रेक्स अलाउज यू टू हैव डिफरेंट हेडर्स एंड फुटर्स इन द सेम डॉक्यूमेंट। ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, ऑप्शन बी। ठीक है, पेज ब्रेक सिर्फ नया पेज लाता है, लेआउट की प्रॉपर्टीज को जो है आजाद नहीं करता। समझ गए? पेज ब्रेक से डिफरेंट हेडर्स और फुटर्स सेम डॉक्यूमेंट पे नहीं आ सकते। जब हम पेज ब्रेक लगाते हैं तो सिर्फ हमारा टेक्स्ट जो है वो नए पेज से स्टार्ट होता है। पेज ब्रेक से हेडर और फुटर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है, उससे नए हेडर और फुटर जो है हम डिफरेंट हेडर और फुटर नहीं लगा सकते। हेडर्स एंड फुटर्स कैन नॉट बी चेंज्ड वंस सेट इन ए डॉक्यूमेंट। ये गलत स्टेटमेंट है। हम हेडर्स और फुटर्स को चेंज भी कर सकते हैं। ठीक, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। हेडर्स एंड फुटर्स आर ऑटोमेटिकली डिलीटेड व्हेन यू क्लोज द डॉक्यूमेंट। ये भी स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, हेडर्स और फुटर्स जो है डिलीट नहीं होते हैं जब हम डॉक्यूमेंट को क्लोज करते हैं। ठीक है, फाइल सेव करके क्लोज करने पर डेटा डिलीट नहीं होता है, वो हमेशा के लिए सेफ रहता है। ठीक, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। तो सही स्टेटमेंट कौन सी है कि सेक्शन ब्रेक से हम डिफरेंट हेडर्स और फुटर्स जो है लगा सकते हैं सेम डॉक्यूमेंट के अंदर, है ना? तो ये स्टेटमेंट जो है बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट ए। ठीक है, अगर हम चाहते हैं कि हमारी बुक के चैप्टर 1 का हेडर अलग हो, चैप्टर 2 का हेडर अलग हो, तो हम सेक्शन ब्रेक लगाना पड़ेगा। ठीक है, सेक्शन ब्रेक डॉक्यूमेंट को अलग अलग इंडिपेंडेंट पार्ट्स में बांट देता है जिससे उनके हेडर्स और फुटर्स अलग किए जा सकते हैं। तो स्टेटमेंट ए इज द राइट आंसर। ठीक है, सो या दैट वाज ऑल अबाउट फॉर दिस सेशन। और आज के सेशन के बाद हम इसी तरह से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, पीवाईक्यूज भी सॉल्व करेंगे और साथ में उनसे जो सिमिलर क्वेश्चन है और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है उन्हें भी डिस्कस करेंगे। यहाँ पे मैंने जो है ये चीज़ भी हमने क्लास के अंदर डिस्कस की हुई है सेक्शन ब्रेक्स के बारे में। सेक्शन ब्रेक क्रिएट डिस्टिंक्ट सेक्शंस विद डिफरेंट फॉर्मेटिंग विद इन द सेम डॉक्यूमेंट। ये हमने चीज़ क्लास में डिस्कस की हुई है, जूनियर असिस्टेंट की क्लास में भी और बाकी जो क्लासेज है वहाँ पे भी मैंने सारी चीज़ें पढ़ाई हुई है। ठीक है, चलिए ये आंसर की मैंने यहाँ पे लगा दी हुई है। आप इस आंसर की को इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और बाद में सॉल्व करके आप वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक, इसी के साथ में आप मुझसे जो है कोई भी डाउट हो, आपको किसी भी क्वेश्चन के रिलेटेड आप मुझसे पूछ सकते हो, मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे पूछ सकते हो। और डू गिव मी योर फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन कि आपको ये सेशन कैसे लग रहे हैं।
ठीक है, इसमें कोई किसी इम्प्रोवाइजेशन की अगर ज़रूरत है तो वो भी बताइए, बिकॉज पॉजिटिव क्रिटिसिज्म इज़ एक्सेप्टेबल। पॉजिटिव क्रिटिसिज्म के लिए हम हमेशा तैयार हैं, ठीक है। तो आपको कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम आती है किसी भी क्वेश्चन में, आप मुझसे यहाँ पे पूछ सकते हो मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे। इसका यूज़र नेम है arshad.ishaq.chauhan, ARSHAD.ISHAQ.CHOUHAN, ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है। यहाँ पे आप मुझसे पूछ सकते हो कोई भी डाउट किसी भी क्वेश्चन के रिलेटेड, ठीक है। और इसी के साथ में अगर आपको हमारे क्लास नोट्स चाहिए होते हैं तो आप जो है ट्रिपल एस एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। आप ट्रिपल एस इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हैं, ट्रिपल एस टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं। वहाँ पे आपको अपडेट मिलते रहते हैं, नोटिफिकेशंस मिलती रहती हैं नई रिक्रूटमेंट के रिलेटेड, या जो ऑलरेडी एडवर्टाइज पोस्ट हैं उनके एग्जाम्स के रिलेटेड बाकी सारे अपडेट्स आपको मिलते रहते हैं, ठीक है। सो do give me your feedback in the comment section. Thank you and have a nice day. We'll meet you in the next session. Till then, take care. Bye bye.